नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए करेवर को लेकर नया सवेरा के इस खास अंक में। मैं हूं आंसू गुलाटी गुंबद, मेरे साथ हैं मेरे सेवी चंद्रशेखर जोशी। और अगर आपके अंदर आज भी एक बच्चा जिंदा है तो आप सभी के लिए बाल दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों चंद्रशेखर? बिल्कुल, आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज बाली के लिए होंगे रवाना। भारत को इस बार सौंपी जाएगी G20 की समूह की अध्यक्षता। विश्व के बड़े नेता खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर करेंगे चर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राज्य में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची की जारी, वहीं कांग्रेस ने पहली सूची में 250 प्रत्याशियों के नाम की लगाई मोहर। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की होगी शुरुआत। व्यापार मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस बार व्यापार मेले के फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन के खेरसान में आजादी के जश्न के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण। अधिकारियों ने लगाए कर्फ्यू। शहर के अंदर और बाहर यात्रा करने पर भी लगी पाबंदी। इंग्लैंड ने आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब किया अपने नाम। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। जीत के हीरो स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स रहे। 49 गेंदों में खेली 52 रन की पारी, 1 विकेट भी किया हासिल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल, अब बात करते हैं G20 को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिन के इंडोनेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़े, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता खुलकर बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। आइए जानते हैं और बहुत कुछ इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़े, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता विस्तृत बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 deliberations have acquired a greater salience in the current global economic and political context. Coming on the top of the existing environmental challenges, lack of progress in the SDGs and the pandemic, the world is currently struggling with many
important challenges. These includes uneven post-pandemic economic recovery, debt vulnerabilities, especially in the countries of the global south, ongoing conflict in Europe, and its knock-on effect such as food security challenges, energy crisis, and inflation on all countries of the world. सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। भारत के लिहाज से यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। India's G20 presidency hopes to provide new strength, direction, and perspective to G20 discussions on diverse subjects, which include green development, lifestyle for environment, digital transformation, inclusive and resilient growth, women-led development, and more importantly, greater voice for the global south in issues of international economic cooperation, as also on the need for reformed 21st century institutions. भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में यह पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। During our G20 presidency, India, Indonesia, and Brazil would be the Troika. This would be the first time in G20 that the Troika would consist of 3 developing countries and emerging economies in a row. India, as the next chair, would endeavor to provide a greater voice to issues of interest to the global south, as I said earlier, and steer the G20 agenda in a representative and balanced manner. जब प्रधानमंत्री दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों को खिताब करेंगे तो उनका फोकस मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर रहेगा। क्लाइमेट चेंज, डिजिटल रेवोल्यूशन के अलावा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बहाली पर प्रधानमंत्री खास जोर दे सकते हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अपना एक प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। G20 विश्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 देशों के दायरे में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा प्रमुख आता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मेघना देव और अमृतपाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी बड़े मुद्दे पर बाली से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, सुप्रभात आपको। तो जब हम बात कर रहे हैं G20 को लेकर, जहां विकासशील और विकसित देश इस एक मंच पर साझा विषयों पर बात करेंगे, और ऐसे में G20 का अगला मुखिया भारत, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंसी आपने ठीक फरमाया कि अगले साल हमें मिलेगी। सिंबॉलिकली इस समिट पर प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति विडोडो हैंड ओवर करेंगे। हम अज्यूम प्रेसिडेंसी पहली तारीख को करेंगे दिसंबर की, और अगला जो साल होगा उसमें इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी के अंडर कांटेक्ट करेगा इन देशों के साथ। कई मीटिंग्स होती हैं जो G20 के रन अप में होती हैं, उसका एजेंडा फाइनलाइज करने के लिए। पर भारत का जोर इस पर रहेगा कि विकासशील और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका कोई फासला ना रहे। जैसे प्रधानमंत्री ने जब लोगो अनवेल किया था तो ये कहा था कि
आप एक अप्रोच लेके चलें, वासुदेव कुटुंबकम की वन अर्थ वन फैमिली। ये जो कैटेगराइजेशंस हैं शायद पुरानी हो चुकी हैं कि जी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। एसेंशियली सबकी जिम्मेवारी बराबर हो और सबको जो प्रिविलेजेस और राइट्स हैं वो बराबर हों, और फिर एकजुटता से आप जो हमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे वक्त की, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो, चाहे वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो दुनिया में, उस पर सबकी अप्रोच एक होनी चाहिए। क्योंकि अभी हालात ये हैं कि आंचल दुनिया इतनी डिवाइडेड है, पुतिन साहब आ नहीं रहे, सर्गेई लैवरोव को भेजा है उन्होंने, यहां पर ये बात हो रही है कि फैमिली फोटोग्राफ इकट्ठे नहीं होगी। दुनिया के जो बड़े कंट्रीज हैं उनके जो नेता हैं वो एक मेज पर बैठना नहीं चाहते हैं, तो आप कहां की एकजुटता या एक मत दिखा पाएंगे? तो ये बड़ी समस्या है। तो भारत का एसेंशियली फोकस ये भी इस बार भी प्रधानमंत्री के खिताब में और हमारी अगले साल की प्रेसिडेंसी में यही रहेगा कि दुनिया अपने के जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनको एकजुटता से, एक अप्रोच से, वन अर्थ वन फैमिली वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी के तहत उसको एड्रेस करे, तभी इसका हल निकल पाएगा। अगर हम खेमों में बटे रहे तो फिर हम लड़ते ही रहेंगे, और दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उसका खामियाजा हम भुगत भी रहे हैं, और आगे वाले जो अगला जो मंजर है वो और खौफनाक है। तो आप मर्जी है आपकी, लड़ना है लड़ लें, अगर आपने इसको एकजुटता से इसको एड्रेस करना है तो वो उसी में समझदारी है। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री का फोकस और उनका जोर इस बात पे रहेगा। बिल्कुल अमृतपाल, आपने ठीक कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओर से भी और भारत की ओर से भी ये बार बार कहा गया है कि दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हों, और खासकर हम अगर रूस और यूक्रेन की बात करें तो ये कहा गया है कि बातचीत से मामलों को सुलझाया जाए, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होता इस तरह के विवादों का। तो इस सब के बीच दुनिया की नज़र लगी हुई है G20 पे, क्योंकि वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये अलग बात है कि व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे, वो अपने विदेश मंत्री को भेज रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कुछ आपसी बातचीत, कुछ इस तरह की खबरें आपके पास? देखिए, अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका और रशिया की या वेस्ट और रशिया की आपसी कोई बातचीत बायलैटरल्स होंगे, ऐसी तो संभावना नहीं है जो हम सुन रहे हैं। अब लास्ट मिनट पे कोई बायलैटरल्स हो जाएं तो उसका कहा नहीं जा सकता, पर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए उनके नजरिए ही डिफरेंट हैं। और इस समिट पे चंद्रशेखर, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा ग्रहण ये यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसी का लगा हुआ है। प्रॉब्लम यूक्रेन रशिया की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट की एक सोच है, रशिया की एक सोच है, और वो सोच इतनी मुख्तलिफ है कि उनका कॉमन मीटिंग ग्राउंड ही नहीं है। तो जब आपका कोई कॉमन मीटिंग ग्राउंड हो तभी आप बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो उसकी संभावना बहुत ही कम है कि बायलैटरली हो। इनफैक्ट मल्टीलैटरल फोरा पे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कल मैं जो वेन्यू था वहां शेरपास की जो मीटिंग चल रही है वहां पर कुछ जो नेगोशिएटर्स हैं, जो बेसिकली डिप्लोमैट्स होते हैं, उनसे बातचीत कर रहा था ऑफ कैमरा। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए हाल ये है कि एक ग्रुप में फोटो के लिए वो इकट्ठे नहीं खड़ा होना चाहते हैं कि लैवरोव साहब कहां खड़े होंगे, उनके बगल में कौन खड़ा होगा। तो जब इन सिंबॉलिक चीजों पर इख्तलाफ है तो आप ये सोच सकते हैं कि हार्डन्ड पोजीशंस कितनी हैं, निगोशिएशंस बहुत ही टफ है इस बार। लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि किस तरह से कूटनीतिक लिहाज से अगर डायलॉग प्रोसेस को दोबारा शुरू करके इस तरह के तमाम मुद्दों को इसी तरह के मंचों से हल किया जा पाएगा। अमित, आपसे आगे भी लगातार G20 पर बातचीत होती रहेगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे अहम बात जो ये है, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे पहली मुलाकात होनी है। जो बाइडेन ने जब आसियान की मीट में जब वो मिले हैं वाइस प्रेसिडेंट से, तब भी उन्होंने यही कहा चंद्रशेखर कि वो बहुत उत्सुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं विकसित और विकासशील देश एक मंच पर बहुत सी ऐसी समस्या, खासतौर पर ऊर्जा संकट को लेकर बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। बिल्कुल, ये चाहे ऊर्जा संकट की हम बात कर रहे हैं या उसके अलावा फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, सारे संकट
जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसी में ये संकट उसी के कारण से उपजे हुए हैं। और भारत हमेशा ये कहते रहा है कि हम समाधान देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, और हम ये आशा करते हैं कि क्योंकि अब G20 की अध्यक्षता भारत के पास आएगी और अगले साल भारत में G20 समिट होनी है, तो जो कुछ परेशानियां अमृतपाल वहां पर बता रहे हैं कि फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए वो साथ में तैयार नहीं है और कई तरह की दिक्कतें हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि अगले साल जब G20 समिट भारत में होगी तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुके होंगे और जिन लोगों को आज आपस में बातचीत करने में, आपस में मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत है, हम आशा करते हैं वो दिक्कत नहीं रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। G20 के नए लोगों पर सवाल उठाने वालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर निशाना साधा है। असल में G20 के लोगों में कमल का निशान होने को लेकर सवाल उठाए गए थे। अगले महीने से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर में एक जनसभा में कहा, हमारी विरासत को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, ये हमारे भारत की अस्मिता से जुड़े हुए प्रतीक हैं। G20 यानी दुनिया के ऐसे देशों का सम्मेलन यहां होने जा रहा है जो कि दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था पर पकड़ रखते हैं। भारत की सरकार ने ही 1950 में ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था, नेशनल फ्लावर घोषित कर दिया। और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि कमल का फूल इस देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए किया गया। जब 1857 में स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया मेरे बहनों भाइयों, तो आजादी के मतवालों ने एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर जो है आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है इसलिए कमल के फूल को हमको छोड़ देना चाहिए? उसे राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर की मान्यता उसकी रद्द कर देनी चाहिए? यदि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है तो क्या इस पंजे को काट देना चाहिए? पंजे का भी शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज में नया सवेरा के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अगली खबर की ओर आपके लिए चलते हैं। और अब बात कर रहे हैं चुनावों से जुड़ी हुई, तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। गुजरात में अभी तक कुल 324 नामांकन पत्र जमा हुए। इनमें पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए हैं। पहले चरण के जो राज्य हैं उसमें 182 विधानसभा सीटों में से 79 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। राज्य चुनाव आयोग 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी करेगा। वहीं उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 7 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा ने एमसीडी चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने अपने बाकी बचे उम्मीदवारों को जो है उनको लेकर भी सूची जारी की है। इससे पहले बीते शनिवार को भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। और इस सब के बीच कांग्रेस ने भी एमसीडी चुनाव के लिए 250 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्षद रहे कई नेताओं को मैदान में उतारा है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गिरीश, हालांकि अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ है, गुजरात में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ा चुनाव इस बार एमसीडी का चुनाव लग रहा है। क्या कुछ आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, आपने ठीक कहा, क्योंकि सभी की नजर, देश भर की नजर इस समय दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर है। क्योंकि पहले दिल्ली नगर निगम में 3 एमसीडी हुआ करती थी,
पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। लेकिन मई के बाद से, परिसीमन के बाद से अब दिल्ली नगर निगम एक हो चुका है। पहले 272 वार्ड हुआ करते थे, अब 250 वार्ड दिए गए हैं दिल्ली नगर निगम के अंदर। और 250 सीटों के लिए जो है आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली के अंदर मतदान होगा और 7 दिसंबर को मतगणना होगी। और जिस तरह से 7 नवंबर से इन तमाम जो 250 सीट हैं उनके लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। शुरुआत में बहुत धीमी प्रक्रिया रही। पहले दिन केवल 1 नामांकन दाखिल हुआ, दूसरे दिन केवल 5 और फिर 7। इस तरह से इस शुरुआत में काफी कम संख्या रही नामांकन पत्र भरने की। इसकी वजह ये रही कि जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो नहीं की थी, अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की थी। शनिवार से ये प्रक्रिया आरंभ हुई है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने 250 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहले 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और कल देर रात 18 जो बाकी बचे थे उम्मीदवार, उनकी सूची भी जारी कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कल देर रात अपनी जो 250 उम्मीदवारों की सूची है वो जारी की है। तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है तमाम उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि ये 750 उम्मीदवार आज रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएंगे और अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो आज काफी भीड़ भाड़ रहने वाली है जितने भी रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय हैं वहां पर। हालांकि चंद्रशेखर और आंचल मैं आपको बता दूं, जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स के कार्यालय हैं उनके 100 मीटर तक कोई भी जुलूस की परमिशन नहीं दी गई है। कोई भी व्यक्ति भीड़ के साथ अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल जो भी उसके गारंटर हैं उनको लेकर वो गिरीश, लेकिन एक बात ये समझनी होगी कि कांग्रेस, अगर हम बात करें आप पार्टी की साथ ही भाजपा, दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, कई वादे उसमें हैं, चाहे हम कूड़े के ढेर की बात करें, पार्किंग की समस्या की बात करें। इस बार मुकाबला कितना कड़ा आप मानते हैं, क्योंकि 1 दशक से ज्यादा एमसीडी पर राज बीजेपी कर रहा है? देखिए, पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम पर भाजपा काबिज है और लगातार आम आदमी पार्टी राजनीति करती रही है और इसी तरह से कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। लगातार दिल्ली के अंदर हालांकि कांग्रेस का ग्राफ जरूर गिरता हुआ नजर आया है, सीटों में कमी आई है, लेकिन इस बार 250 सीटों पर कांग्रेस अपनी जो है उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जो फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जो निगम पार्षद भी रहे हों, चाहे वरियाम कौर की बात की जाए, प्रासूरी की बात की जाए, तो काफी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसी तरह जो आम आदमी पार्टी है इसने उन उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है जो कांग्रेस का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दिया है। भाजपा ने एक बार फिर से अपने जो निगम पार्षद है उन पर भरोसा जताया है। उसमें काफी उम्मीदवार ऐसे हैं जो दिल्ली के अलग अलग नगर निगमों में महापौर भी रहे हैं, चाहे पूर्वी दिल्ली की नीमा भगत हो जो पूर्वी दिल्ली की महापौर रही हैं, उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, चाहे शाहदरा जिला के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा हो जिन्हें शकरपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पर भाजपा ने अपना विश्वास फिर से जताया है। जो उनके पूर्व निगम पार्षद थे, जो उनके पूर्व कैंडिडेट रहे हैं, उन पर भरोसा जताया है। तो देखना इस बार बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला क्या त्रिकोणीय बैठता है, किस तरह से जो दिल्ली की जनता है अपने उम्मीदवारों का चयन करती है, ये तो आगामी 4 दिसंबर तय करेगी। लेकिन आज जो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स के कार्यालय हैं, नामांकन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है उसमें आज काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि दिल्ली की सड़कों पर आज लोगों को जाम का सामना भी करना पड़े, क्योंकि काफी ऐसे उम्मीदवार होंगे जो जुलूस के साथ अपने घर से बाहर निकलेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। तो ऐसे में जिसकी राजधानी दिल्ली में आज कुछ जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, हम जो भी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, जो इन चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को परेशानी ना हो। अगर नामांकन करने आप जाएं तो इस तरह से जाएं कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगली खबर की ओर चलते हैं। गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र पर कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया के सिनेमाघरों को एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इफी
भारत और दुनिया भर से हर वर्ष कुछ बेहतरीन सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों का उत्सव मनाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। तो दिल्ली में आज से BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन चल पाएंगे और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए CAQM के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने इन वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर स्थिर है और इस प्रतिबंध के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया। इसलिए आज से दिल्ली में BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन चल सकेंगे। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार दिल्ली में AQI 309 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का आसमान पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नोएडा में AQI 344 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। वहीं गुरुग्राम में AQI 290 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। तो एक तरफ प्रदूषण की मार दिल्ली झेल रही है, तो वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में कुछ और अन्य समस्याएं भी हैं। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा भी इलाका है जहां इन दिनों लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पिछले कुछ महीने से जल संकट गहरा रहा है, जिसके विरोध में वसंत कुंज निवासियों को दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा। दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ लगातार वसंत कुंज निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को भी इन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है। हम लोग कितना धरना दे दिया, हमने सब लोगों को बता दिया, सारे डिपार्टमेंट्स को बता दिया, चीफ इंजीनियर तक से हमारी मीटिंग हो गई। MLA साहब हमारे नरेश यादव जी बिल्कुल सामने रहते हैं, उनको हमने लिखित में दे दिया। लोग हमसे मिलने चले गए, बट हमारी पानी का समाधान नहीं हो रहा है। हमारे जाते हुए ऑफिस के ताले बंद कर देते हैं। बहुत शर्म की बात है, भारतवासी होने हैं हम और हमको पानी नहीं मिल रहा। वो तो बेसिक नीड है कि एक पानी मिलना चाहिए। पिछले 15 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी अपने अपने वादे करके चले जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। हम लोग नेताओं से भी पूछ चुके हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है, अधिकारियों के पास भी जवाब नहीं है। इस पूरे सेक्टर में 1100 फ्लैट हैं जो रिजर्वायर के पास है, उनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, और जो थोड़ी दूरी पर है, डाउनस्ट्रीम से थोड़ी दूरी पर, उनको पानी नहीं मिल पा रहा। पाइपलाइन में भी खराबी का बात किया, लेकिन उससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। कोई हमारी पुकार सुन नहीं रहा, इसीलिए आज हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे प्यासे हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान हैं। खबर तमिलनाडु से, जहां कई जिलों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के मियालादुथुराई के जिले में स्कूल और कॉलेजों को भारी बारिश की वजह से बंद कर दिया, और वहीं इसी जिला के कलेक्टर ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बारिश प्रभावित और जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण किया। देश भर में आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों के अधिकार, शिक्षा और देखभाल के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से मुलाकात करेंगी।
और बात ट्रेड फेयर से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेले का जो मुख्य विषय है वो लोकल फॉर वोकल, लोकल टू ग्लोबल है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में सोमवार यानी 14 नवंबर से ITPO द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। इसमें 14 से 18 नवंबर तक कारोबारी और व्यापारी वर्ग के लिए रखा गया है, जबकि 19 से 27 नवंबर तक आम लोग इस ट्रेड फेयर का दीदार कर सकेंगे। इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश रहेंगे। इस 14 दिवसीय मेले में करीब 2500 से ज्यादा घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देशों से रहेगी। मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में आयोजकों ने मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। हमारे देश के माटीपुत्र किसान पसीना बहाने में कम नहीं है। कमी थी तो सुविधाओं की, जिसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने अब पूरा कर दिया है। पेश है झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा से ये खास रिपोर्ट, जहां केंद्र द्वारा प्रायोजित मनरेगा कूप योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। झारखंड के चतरा जिला को आकांक्षी जिला घोषित किए जाने के बाद कृषि के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन देखा जा रहा है। केंद्र प्रायोजित मनरेगा कूप योजना किसानों के लिए यहां वरदान साबित हो रही है। इन कूपों से पटवन की सुविधा मिलने से यहां के किसान अपने अपने परिवार के लिए टमाटर की खेती के रूप में सोना पैदा कर रहे हैं। कम मेहनत में अच्छा मुनाफा देने वाली टमाटर की फसल की चतरा के ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पैदावार होती है। किसान इस फसल की खेती 12 महीने करते हैं। चतरा जिला पहले अफीम की पैदावार के कारण बदनाम था, लेकिन टमाटर से होने वाली आमदनी की लालिमा ने उसे फीका कर दिया है। चतरा का टमाटर बिहार, बंगाल, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी देश बांग्लादेश तक में एक्सपोर्ट होता है। कई किसानों को तो टमाटर बाहर भेजने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। व्यापारी खेतों में आकर ही खरीद ले जाते हैं, जिससे उन्हें प्रति वर्ष 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा होता है। टमाटर की खेती से कई बेरोजगार मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। मैं टमाटर का उत्पादन करता हूं और इसको एक्सपोर्ट भी करता हूं। यूपी का जिला में भेजते हैं, बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद वगैरह तक हम भेजते हैं अपना टमाटर। और यह टमाटर से इस एरिया का लेबर खास करके बहुत ज़्यादा मैंने जीता है। मेन लेबर को फायदा है। एक किसान हैं और खेतीबाड़ी पर ही आश्रित हैं। हम लोग का मुख्य फसल टमाटर और धान है, और टमाटर से बहुत अच्छा इनकम हो जाता है, जिससे हमारा घर का गुजारा चलता है। बच्चे को बाहर में पढ़ाते लिखाते हैं, हर तरह का सुख सुविधा जो भी घर का है सारा खर्चा टमाटर से चला लेते हैं। इस बार टमाटर का खेती बहुत हुआ है, हम लोग का रोजगार मिला है। ये रोजगार से हम लोग का घर परिवार सबको चल रहा है। इधर चतरा जिले के कृषि पदाधिकारी का मानना है कि आकांक्षी जिला होने के बाद से यहाँ के किसानों में कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र क्षेत्र के किसानों को मदद और प्रोत्साहन दे रहा है, जिससे वे खेती बाड़ी को नया आयाम दे रहे हैं। आप संपर्क किए कृषि विभाग से कि सर हमको खेत है, हम कुछ खेती करना चाहते हैं। उन्होंने मिर्चा की खेती की, टमाटर की खेती की, और अभी आप देख रहे हैं इस खेत में कि टमाटर एवं मिर्ची की खेती की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी किसान हैं, अगर उनको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए या कोई भी आवश्यकता हो, जो कृषि विभाग देने के लिए उनको तत्पर है। चतरा को आकांक्षी जिला घोषित किए जाने के बाद यहाँ स्पष्ट तौर पर कृषि क्षेत्र को इससे संबल मिला है।
कल तक पटवन के अभाव में जो किसान बारिश की आस में सर उठाए आकाश की ओर देखा करते थे, वे अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत धरती को सींचकर उसमें सोना उगाकर शान से सर उठाकर जी रहे हैं। ये है असल कृषि विकास और किसान कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो योजनाओं का असर कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर दिख रहा है। कभी यहाँ के किसान अफीम उगाया करते थे और आज टमाटर उगाकर अपनी आजीविका वो चला रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। तो बात करते हैं यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र की, जहां से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद यूक्रेन ने पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि खेरसान क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति काफी तनावपूर्ण। रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए सुरक्षा कारणों से स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। खेरसान के गवर्नर ने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और किसी भी प्रकार की यात्रा न करने का आग्रह किया है। यूक्रेन के खेरसोन शहर में वॉलंटियर्स ने रविवार को स्थानीय निवासियों को मानवीय सहायता प्रदान की। विश्व केंद्रीय रसोई संगठन ने लोगों में वितरित करने के लिए 600 पैकेज तैयार किए हैं, जिसमें अनाज, तेल, जैम, डिब्बाबंद भोजन आदि चीजें वितरण के लिए शामिल थीं। गौरतलब है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खेरसोन शहर पर करीब 8 महीने से रूसी सेना का कब्जा था, जिसे कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूसी कब्जे से मुक्त कराया है। हालांकि शहर के निवासियों के पास अभी बिजली, पानी, दवा और भोजन की कमी है। अमेरिकी हाउस ऑफ स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मध्यावधि चुनाव के परिणामों पर कहा कि चुनाव में परिणाम जो भी हो, हम अपने देश को एक बेहतर स्थान पर ले जाने की राह पर हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों की छवि काफी मायने रखती है। नैन्सी पेलोसी ने जो बाइडेन को 2024 में फिर से चुनाव लड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि जो बाइडेन देश के एक महान राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देश के लिए काफी कुछ काम किया है। भारत ने इस्तांबुल में कल हुए विस्फोट में मारे जाने पर तुर्की के लोगों और सरकार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तुर्की के इस्तांबुल शहर में कल एक तेज धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 81 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका मध्य इस्तांबुल के ताक्सिम इलाके में एक व्यस्त पैदल मार्ग पर हुआ। धमाके के समय मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस धमाके को हमला करार दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति ओक्टे ने कहा है कि तुर्की के अधिकारी इस आतंकवादी कृत्य की जांच करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। हालांकि अभी तक किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस धमाके के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी हुई। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था की दूसरी तिमाही के परिणाम, वित्तीय जो परिणाम हैं, उनकी घोषणा की गई है। कंपनी ने 276 करोड़ रुपए का पूर्व लाभ अर्जित किया। इरेडा की शुद्ध गैर निष्पादित आस्तियां वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में करीबन 2.5% से कम हो गई हैं, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 4.87% थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मुरैना में आयोजित 3 दिनों के वृहद कृषि मेला, प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रम कल मुरैना में संपन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ये कृषि मेला चंबल ग्वालियर अंचल के लिए उन्नत कृषि की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। और कारोबार जगत के बाद आइए आपको लिए चलते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक की तरफ।
इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 138 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लैंड ने 6 गेंद शेष रहते 5 विकेट गंवाकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने हुई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने तेज शुरुआत की। मोहम्मद रिजवान 15 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर बोल्ड हो गए। मोहम्मद हारिस 8 रन बनाकर राशिद की गेंद पर लपके गए। कप्तान बाबर आजम को राशिद ने अपनी ही गेंद पर लपका। इफ्तिकार अहमद बिना खाता खोले स्टोक्स का शिकार बने। शान मसूद और शादाब खान ने 5वें विकेट के लिए 36 रन जोड़े। शान मसूद को 38 के स्कोर पर करन ने आउट किया। शादाब खान 20 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर आउट हुए। निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और निर्धारित 20 ओवर में पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 137 रन बनाए। 38 रन के साथ शान मसूद टीम के टॉप स्कोरर रहे, जबकि इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लिए। 138 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और एलेक्स हेल्स पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। फिल सॉल्ट भी कुछ खास नहीं कर सके और 10 रन बनाकर हैरिस राउफ का शिकार बने। कप्तान जोस बटलर ने 17 गेंद पर 26 रन की तेज तर्रार पारी खेली। वहीं हैरी ब्रुक ने 23 गेंद में 20 रन बनाए। मोइन अली और बेन स्टोक्स ने 5वें विकेट के लिए 33 गेंद में 47 रन जोड़कर इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया। मोइन अली 19वें ओवर में 12 गेंद में 19 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं बेन स्टोक्स 49 गेंद में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 5 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। बेन स्टोक्स लगातार दूसरे विश्व कप में अर्धशतकीय पारी खेलकर नाबाद रहे। स्टोक्स 2019 के वनडे विश्व कप फाइनल में भी अर्धशतक लगाकर नाबाद रहे थे। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप के खिताब पर कब्जा किया है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर T20 विश्व कप अपने नाम किया था। वहीं इंग्लैंड ने 2019 में वनडे विश्व कप पर भी कब्जा किया था। इंग्लैंड के सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। आयरलैंड से हार और फिर ट्रॉफी जीत जाना, कुछ ऐसा सफर रहा है इंग्लैंड टीम का। अब इंग्लैंड एक ऐसी पहली टीम बन गई है जिसके पास T20 और ODI दोनों की एक साथ ट्रॉफी है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, मेलबर्न, DD न्यूज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं विज्ञान जगत की ओर। साइंस हब में आज हम आपको सफर कराएंगे हवाई टैक्सी का। जी हां, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको आपके गंतव्य पर पहुंचा सकती है। कैसी होगी हवाई टैक्सी, आइए देखते हैं। क्या आपने कभी हवाई टैक्सी के सफर का आनंद लिया है? यदि नहीं तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसी टैक्सी में उड़ान भरने के लिए जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको अपने गंतव्य पर पहुंचा सकती है। इस एयर टैक्सी को वॉलोकॉप्टर नामक एक जर्मन कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी ने कहा कि इसका परिचालन आने वाले 2 वर्षों में पेरिस में शुरू किया जाएगा। इस एयर टैक्सी में एक पायलट के साथ एक यात्री के बैठने की जगह है, लेकिन कंपनी की योजना आगे चलकर इसे 4 सीटर बनाने की है। ये एयर टैक्सी दिखने में भले ही हेलीकॉप्टर जैसी हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से चलने के कारण इसमें हेलीकॉप्टर की तरह शोर नहीं होता। कंपनी ने कहा कि पेरिस के हवाई क्षेत्र में इसका परिचालन करने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसके बाद एयर टैक्सी का रूट निर्धारित किया जाएगा। हमारा मकसद लोगों को टैक्सी के जरिए हवाई सफर कराना है, लेकिन इससे पहले पेरिस के शहरी वातावरण में उड़ान भरने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत है, जो कुछ महीनों में हमें मिल जाएगा। ये एयर टैक्सी पूरी तरह से बिजली पर संचालित होने के कारण पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखती है। इसका निर्माण फ्लाई बाय वायर तकनीक पर आधारित है, जिससे हेलीकॉप्टर की तुलना में उड़ान भरना काफी आसान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सिने जगत की ओर।
सिनेमा इस हफ्ते के आज के सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की मच अवेटेड फिल्म एन एक्शन हीरो की, जिसका धमाकेदार ट्रेलर सुर्खियां बटोर रहा है। इस फिल्म में आयुष्मान के साथ जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में हैं। फिल्म में जयदीप विलेन के रोल में हैं, जो हीरो आयुष्मान खुराना की जान के पीछे पड़ा है। फिल्म 2 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गांव की बड़ी पुलिया के पास विक्की सोलंकी की लाश मिली है। कल रात विक्की सोलंकी फिल्म सेट पर मानव से मिलने गया था। एक्शन! आयुष्मान खुराना ज़्यादातर हास्यप्रद फिल्में करते हैं, लेकिन ये पहली उनकी ऐसी फिल्म होगी जो कि एक्शन से भरपूर है। आइए अब सेहत की बात करते हैं। तो आज विश्व मधुमेह दिवस है। कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज का जो रोग है उसका खतरा बढ़ जाता है? क्या करने से इससे बचा जा सकता है, ये जानते हैं इसके बारे में हमारे हेल्थ सेगमेंट में। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का हार्मोन, जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज जिस प्रकार से बढ़ रही है, यह एक चिंता का विषय है। मुख्य तौर पर डायबिटीज 2 प्रकार की है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 2 डायबिटीज। जो बढ़ रही है, जो चिंता कर रही है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। उन लोगों को जिनके घर में किसी को डायबिटीज है, या फिर जिनका चलना फिरना बहुत कम है, जिनका मोटापा है, या अगर वजन ज्यादा नहीं है लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है, या उन लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको जो अल्कोहल लेते हैं, उन सब लोगों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। उन सबको बचना चाहिए। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर की कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज शारीरिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करें तो ये शरीर के प्रत्येक अंग को पे असर करेगी, और विशेष तौर पर इसका जो असर होता है वो आंखों पर होता है, किडनी पर होता है, पांव की नसों पे होता है, और इसका असर हार्ट पे होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है कि हमें शुगर को कंट्रोल करें। यदि आप मधुमेह के खतरे में आते हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहें और अपने ब्लड शुगर की जांच नियमित रूप से समय समय पर करवाते रहें। हमें बहुत थोड़े से बदलाव करने हैं हमारी दिनचर्या में। हमें सुबह शाम घूमना है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना है, और साथ में खाने में बदलाव करना है। खाने में घी, तेल, फैट, जो बटर जो हम खाते हैं, उनकी मात्रा कम से कम इस्तेमाल में लानी है। कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, परांठा, पूड़ी, ऐसी चीजें जिनमें घी तेल ज्यादा होता है, उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है। हमें फल रेगुलर खाने हैं। हम चावल खा सकते हैं, उसका शुगर पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमें घी तेल की मात्रा एकदम कम रखनी है। और उसके साथ में जो दवाइयां बताई गई है उनको समय पे लेना जरूरी है, और बार बार चेक करते रहना जरूरी है कि हमारी शुगर कंट्रोल है या नहीं। जरूरी है कि मधुमेह रोग की गंभीरता को पहचानें और ये जानकारी लें कि कौन से कारकों से इस रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे मधुमेह रोग से बचाव संभव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए सेहत के बाद अब आपको लिए चलते हैं मौसम की ओर। अगर मौसम की बात करें तो खास तौर पर केरला, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बिजली भी कड़क सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें महाराष्ट्र, विदर्भ और गुजरात की, यहाँ पर भी मौसम में थोड़ी ठंडक देखी जा सकती है। वहीं उत्तर भारत की अगर बात किया तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमाम जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी की संभावना
जताई जा रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। तो आइए अब रुक करते हैं उन तमाम राज्यों को और देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं समुद्री दुनिया का अद्भुत नजारा, जहां सील के साथ अटखेलियां करते हुए गोताखोर जो हैं उनके जो ये दृश्य है वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप देखिए झलकियां। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।